हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे। व्हाट इज रिजिड बॉडी? प्रत्येक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बना होता है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिससे बना होता हो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करते हैं उन पर। तो रिजिड बॉडी आइडियली वो बॉडीज़ हैं जो एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होती। मीन्स अगर उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगाई जाती है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन आइडियली रिजिड बॉडी, इस तरह की कोई भी रिजिड बॉडी संभव नहीं है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल होता है, उस कंडीशन में उस बॉडी को रिजिड बॉडी मान सकते हैं। रिजिड बॉडी की काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तीन तरह के मोशन कर सकती है। नंबर 1, प्योर ट्रांसलेशनल। मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, and combination of pure translation and rotational motion. Pure translational motion सपोज एक बॉडी, एक रिजिड बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड। इसके कुछ पार्टिकल्स हैं। मान लिया एक पार्टिकल P है, P1 है, P2 एंड P3। दिस इज P1, P2, P3। ये बॉडी v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मोशन कर रही हैं। तो हम पाएंगे कि P1 की मोशन डाउनवर्ड है, वो भी v है। P2 की जो मोशन है वो भी डाउनवर्ड है, वो भी v है। और P3 की मोशन भी डाउनवर्ड है, वो भी v है। इस तरह से जो भी जितने भी पार्टिकल्स ये रिजिड बॉडी का कंस्टिट्यूशन हुआ है वो सभी पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मोशन करते हैं एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंट। तो इस तरह की मोशन, जब सभी पार्टिकल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी से मोशन करते हैं, तो उस तरह की जो मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन, मान लिया कोई भी बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अलोंग सर्कुलेट कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अलोंग। इस पे कोई पार्टिकल है, मान लिया दिस इज P1, कोई नेक्स्ट पार्टिकल है P2 और कोई एक पार्टिकल है P3।
तो P1 की मोशन जो होगी वो इसके एक सर्कुलर मोशन होगी इस तरह से। ये सर्किल का प्लेन जो जिस सर्किल में प्लेन होगा वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से P2 की मोशन एक सर्कुलर मोशन होगी और P3 की मोशन भी एक सर्कुलर मोशन होगी। मान लिया सपोज दिस इज, इस तरह की मोशन में सभी पार्टिकल्स जो है एक एक्सिस के अलोंग सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहे हैं। जो हर सर्किल का सेंटर एक्सिस पर है, इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है। तो इन सर्किल्स का जो सेंटर है, मान लिया P1 का सेंटर C1 है, इसका C2 है एंड दिस इज C3। सभी जो है का सेंटर सेम उस एक्सिस पर है जिसके अलोंग ये रोटेट कर रही है। और जो इनके प्लेन, जिस प्लेन में ये सर्किल हैं वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है। दूसरे, इनकी सभी की जो है रोटेशनल वेलोसिटी वो सेम है। अगर ये भी ओमेगा से टर्न कर रहा है, ये भी ओमेगा से और ये भी, तो इस तरह की मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। जैसे मान लिया कोई व्हील है, वो यहीं पर इसी पॉइंट पर ही मूव नहीं करता है और इसी पॉइंट पर रोटेट करता है। तो इस तरह की मोशन को, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है और यहाँ से चल नहीं रहा, मतलब इसी पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। तो इसकी मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि इसके भी जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम रोटेशनल मोशन से मोशन करेंगे। सबका एक्सिस इसी एक्सिस के अलोंग होगा, सब एक सर्कुलर मोशन में मोशन करेंगे हर पार्टिकल। और जो सर्किल्स होंगे वो एक्सिस के, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इस तरह की मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कोई इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई सिलेंडर है और ये इस पे जो है रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ को आ रहा है, तो इसकी मोशन जो होगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन होगी, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन आगे बढ़ भी रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। सेंटर ऑफ द मास किसी एक ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है उसका टोटल मास को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के टोटल मास को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक्ट करता हुआ एज्यूम करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है, इसके जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो सभी पार्टिकल्स के मास को हम कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं कि वो जो भी इस पर कोई फोर्स लगाई जाती है वो सेम इफेक्ट होता है, जो हर पॉइंट पर हर पर्टिकुलर पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाई जाएगी तो उसका सेम इफेक्ट होगा, जो इस तरह से होगा इफेक्ट कि जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पे उसका जो है फोर्स लगाई हो। इस तरह से मान लिया कई और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं,
तो इनका कोई एक सेंटर मास होगा, तो इस पे भी हम इसको कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि ये जो है इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर कंप्लीट मास जो है कंसंट्रेटेड है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। मान लिया एक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई जेड एंड ओ। मान लिया एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, सेकंड पार्टिकल है पार्टिकल बी, इनका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास जो होगा, इनको जो मिलाने वाली लाइन पर कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर होगा। यहाँ पर इसका मास मान लिया मास ऑफ ए इज इक्वल टू m1, मास ऑफ बी इज इक्वल टू m2, पोजीशन वेक्टर ऑफ A is r1 vector and position vector of B is equal to r2 vector and position vector of center of mass i point C is equal to कैपिटल R वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको मिला देते हैं हम। दिस इज r1, दिस इज r2 एंड जो सेंटर ऑफ मास है दिस इज R। सपोज एक्सटर्नल फोर्स acting on A is equal to F1 और एक्सटर्नल फोर्स acting on B is equal to F2 और म्यूचुअल फोर्स या इंटरनल फोर्स ऑन A बाई B F ए बी और इंटरनल फोर्स ऑन B बाई A इज इक्वल टू एफ बी ए। ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। हम कह सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इस पर कोई फोर्स F1 एक्ट कर रही है एक्सटर्नल, और इस पर किसी डायरेक्शन में, मान लिया इस डायरेक्शन में F2 एक्ट कर रही है। तो जो अगर इसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर v1 है और इसकी v2 है, तो v1 वेक्टर विल बी dr1 upon dt and v2 vector will be dr2 vector upon dt. फोर्स ये dp1 वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स ऑन A।
F1 प्लस FAB और dP2 फोर्स ऑन B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स F2 प्लस FBA। तो dP1 प्लस dP2 बाई dt F1 प्लस FAB प्लस F2 प्लस FBA। FBA और FA एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होती हैं, ये क्रॉस हो जाएंगे, तो ये होगा F1 प्लस F2, या इसको हम लिख सकते हैं F, ये एक्सटर्नल फोर्स है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो P1 है, P1 इज इक्वल टू mv1 मोमेंटम एंड P2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। इसमें पुट कर देते हैं d m1 v1 बाई dt प्लस d बाई dt m1 v2 इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। d बाई dt m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू f, या d बाई dt m1 v है dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt, d बाई dt बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई dt dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को m+1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 f वेक्टर। अब अगर हम जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे मास एक्ट करेगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ v dr बाई dt और एक्सेलरेशन होगा a d स्क्वायर r बाई dt। तो m1 मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी एक्सटर्नल फोर्स, या m1 प्लस m2 d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू f वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो r वेक्टर विल बी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा।
अगर दो पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं, दो पार्टिकल सिस्टम है, तो सेंटर m1 फर्स्ट पार्टिकल इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर m1 का, m2 पोजीशन वेक्टर m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर कार्टेशियन सिस्टम में अगर ये लिखे हैं, मान लिया r1, सपोज r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते हैं इनको, तो ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसको हम कैपिटल M लिख दें, तो 1/m टोटल मास m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप प्लस y1 m1 प्लस m2 y2 j कैप प्लस m1 z1 प्लस m2 z2 k कैप। कंपैरिजन कर दें, जो i डायरेक्शन वाले हैं y के इक्वल होंगे, और z वाले j डायरेक्शन वाले j के, और k वाले k के। तो x विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m, और z इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m। इस तरह से हम ये इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x जो हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, और यदि एक लाइन में होंगे, मान लिया x एक्सिस पे हैं m1 और m2, देन इफ m1 and m2 lies on x axis, then y will be 0, z will be 0। इसी तरह से अगर वो y एक्सिस पे लाई करते हैं तो z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, z एक्सिस पे लाई करते हैं तो x एंड y बोथ आर 0। अगर मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास फॉर x is equal to x dm integration by m, y is equal to y dm by m, and z will be equal to z dm
बाई एम, इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम में निकाल सकते हैं। अब अगर ये n 2 से अधिक हैं तब r विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 m3 r3 प्लस ये टोटल मास। इसी तरह से x होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस टोटल मास। y इक्वल टू होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m, और z इक्वल टू होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस अपॉन है। इस तरह से कितने भी पार्टिकल हों उस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लिया कोई पार्टिकल रिमूव कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया 3 पार्टिकल्स हैं 1 2 एंड 3, इनका पोजीशन वेक्टर r1 r2 एंड r3, mass m1 m2 m3, m will be m1 plus m2 plus m3 और r equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 अपॉन m, या m r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक को रिमूव कर दिया, कुछ पार्ट उसका रिमूव कर दिया, मान लिया m3 को रिमूव कर दिया, तो अब ये 2 पार्टिकल थे हमारे पास, ये m1 तो r1 मान लिया अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r1 है, r1 विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, या इसको हम लिखें m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1। तो m1 r1 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जो है इसकी वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें m1 r1 पुट वैल्यू ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2
फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हो जाती है एम आर वेक्टर, M1 R1 वेक्टर, कैपिटल M1 R1 वेक्टर प्लस M3 R3, या M1 R1 इज इक्वल टू MR माइनस M3 R3। अगर M3 R3 की जगह कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स रिमूव किए जाते तो हम इसको लिख सकते हैं M R, मान लिया उनका M मास होता और R उनकी कंबाइंड पोजीशन वेक्टर होता। तो जो फाइनल अगर हम रिमूव करते हैं तो फाइनल M इंटू R1, M1 इंटू R1 यानी कि फाइनल मास इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास, फाइनल या रिमेनिंग मास into position vector of this mass is equal to initial mass into position vector of initial mass minus removed mass into position vector of removed mass। ये एक फॉर्मूला आ गया है। इसको हम यूज़ करना चाहें, मान लिया कोई एक स्क्वायर है, इसमें से हमने यहाँ से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है। मान लिया ये स्क्वायर लेमिना है, ये ए है, और ये भी हमने स्क्वायर बी का रिमूव कर दिया है, बी साइड का। ये ओरिजिन पे हमारा ये सेंटर है इसका स्क्वायर का। तो हम इससे जो फाइनल निकाल सकते हैं कि ये जो है, जैसे इनिशियल का पोजीशन मार्क कम होल का पोजीशन ओ पे था, रिमूव किया हमने बी बाई बी दिस पार्ट। तो अब जो शेष बचा उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे जो इनिशियल हमारे पास, मान लिया इसका लेमिना का मास जो है, मास ऑफ लेमिना पर स्क्वायर यूनिट सपोज के है, तो इनिशियल मास इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, रिमूव्ड मास इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, रिमेनिंग मास इज इक्वल टू के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही हमने रिमूव किया है, तो इसका जो रिमेनिंग मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो भी एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स ही होगा, वाई ऑन जेड 0 होगा। तो
तो हमारा जो फॉर्मूला था रिमेनिंग मास है रिमेनिंग मास into position vector of remaining mass initial mass into its position vector minus removed mass into its position vector, its position वेक्टर। अब रिमेनिंग मास हमारा है के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लिया इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इनिशियल मास था के ए स्क्वायर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर है, माइनस रिमूव्ड मास है के बी स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस रिमूव्ड मास। ये a/2 है एंड दिस स्मॉल इज b/2, तो इसका होगा a/2 माइनस b/2, a/2 माइनस b/2, 0 माइनस के बी स्क्वायर a माइनस b/2 या इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर बाई 2 a माइनस b। तो x1 विल बी इक्वल टू के बी स्क्वायर बाई 2 a माइनस b अपॉन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के से के क्रॉस हो जाएगा, के से के कट गया, ये होगा माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी आपस में क्रॉस हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी। दिस इज x1। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट जो आएगा, जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, और उसकी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी। इस तरह से आफ्टर रिमूवल ऑफ एनी पार्ट हम जो है पोजीशन वेक्टर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास हैं, जैसे यूनिफॉर्म होलो स्फीयर। मान लिया कि स्फेरिकल जिस तरह की बॉल होती है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर होगा। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसका भी सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, जो सर्कुलर रिंग है इस तरह की, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, मान लिया डिस्क है, इसका भी सेंटर ऑफ मास, ये डिस्क है, इसके सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म रोड, मान लिया एक रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास रोड के सेंटर पर होगा। प्लेन लेमिना इन फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ इसके डायगोनल से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द मास। अगर ये रेक्टेंगुलर लेमिना है तो इसके भी सेंटर ऑफ मास, इसका जो है जहाँ इसके डायगोनल्स क्रॉस करेंगे,
दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास। अगर ये पैरेललोग्राम है तो भी जहाँ इसके डायगोनल्स क्रॉस करते हैं वो ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इस तरह से जो सेंटर ऑफ मास है, अगर प्लेन लेमिना है, ट्रायंगुलर है, अगर ट्रायंगुलर लेमिना है तो इनको मीडियन यानी कि वर्टेक्स से अगर सामने की साइड के सेंटर को मिला दे उसको मीडियन कहते हैं। जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। यानी कि जो मीडियन है तीनों जिस पॉइंट पर मीट करेंगे मिलेंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको सेंट्रोइड भी कहते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसके जो डायगोनल्स होंगे ये जहाँ क्रॉस करेंगे उसको हम जैसे दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। सॉलिड सिलेंडर, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है इसका जो एक्सिस है, तो जो पार्ट ये एक्सिस के सेंटर होगा दिस सेंट्रल पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर का भी सेम होगा, जो एक्सिस होगा एक्सिस का मिडिल पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ द मास। दिस मिडिल पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। कोन और पिरामिड, अगर कॉनिकल कोई शेप है इसके वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे, तो इसके जो नीचे से बॉटम से h/4 इस जो वर्टिकल डाला है इस लाइन पर नीचे से h/4 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि अगर हम वर्टेक्स से देखें तो 3h/4। अगर इसकी हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, यदि h है तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट h/4 फ्रॉम बॉटम। अगर कोई पिरामिड है यहाँ से भी हमने बेस पे एक परपेंडिकुलर डाला तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से h/ हाइट पे होगा, h/4 हाइट पे होगा। इस तरह से ये कुछ जो है सेंटर ऑफ मास, कुछ रेगुलर शेप के सेंटर ऑफ मास दिए गए हैं। अब जो है ये क्वेश्चन है एक नीट 2020 का। 2 particles of the mass 5 kg and 10 kg are attached to ends of the rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of the mass of the system from 5 kg mass is nearly a distance of 50 centimeter, 67 centimeter, 80 centimeter, 33 centimeter. एक रिजिड रोड है मासलेस, इसके 1 मीटर लेंथ है, इधर 5 kg और ये 10 kg मास है। इनका सेंटर ऑफ मास बताना है। सपोज एक जिसकी 5 kg जो मास है उससे डिस्टेंस बतानी है। मान लिया 5 kg मास ओरिजिन पर रखा है और ये रोड एक्सिस के अलोंग है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि 1 मीटर है विल बी 1 मीटर। तो एक्स होगा
x coordinate of the center of the center of the mass वो होगा m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 m1 है 5 x1 0 plus 10 into 1 by 5 plus 10 मीटर, ये होगा 0 plus 10 by 15 या x is equal to 10 by 15 मीटर, 5 to 3 2 by 3 मीटर या 2 into 100 by 3 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास है फ्रॉम 5 kg वो कहीं 67 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ से 67 सेंटीमीटर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r a circular hole of radius r by 2 is cut. The center of hole is at r by 2 from the center of the original disc. Distance of center of mass of resulting body from the center of the original disc is r by 8, r by 6, r by 2 and r by 4. ये एक डिस्क है कोई भी, इसकी रेडियस है r. Another a circular hole of radius r by 2 is cut. The center of the hole is r by 2. यहाँ से r by, मान लिया ये हमने x एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमारा ओरिजिन पे सेंटर है इसका, दिस इज ओ 0 0। एक डिस्क कट की जिसका यहाँ से सेंटर r by 2 पर है, तो ये और r by 2 इसकी रेडियस है, तो दिस विल बी लाइक दिस। सर्कुलर डिस्क इस तरह से हमने ये जो है कट की है, दिस इज r by 2 और ये जो है r है। सपोज मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू k। तो इनिशियल मास इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एरिया हो गया इंटू k। जो डिस्क का टोटल मास है ये है टोटल मास ऑफ डिस्क। मास एरिया ऑफ होल कट, जो होल काटा गया उसका एरिया, पाई इंटू r by 2 का होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर by 4। मास ऑफ होल k पाई r स्क्वायर by 4, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग मास इज इक्वल टू k पाई r स्क्वायर माइनस k पाई r स्क्वायर by 4, 3 by 4 k पाई r स्क्वायर। ये होल कटने के बाद 3 by 4 k पाई r स्क्वायर एरिया
मास जो है इसका रिमेनिंग होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो r/2 x कोऑर्डिनेट, यहाँ का 0 क्योंकि एक ही लाइन पे हैं तो रिमेनिंग मास का भी कोऑर्डिनेट x पे ही होगा, y और z 0 होंगे। तो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग मास into its position is equal to initial mass into its position minus mass of hole into its position। तो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग मास है 3/4 k पाई r स्क्वायर, मान लिया इसकी पोजीशन x1 है। इनिशियल मास है k पाई r स्क्वायर, पोजीशन है इसकी 0 क्योंकि ये ओरिजिन पर है, माइनस जो मास ऑफ होल था k पाई r स्क्वायर बाई 4, k पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू इट्स पोजिशन r/2, 0 माइनस k पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2 माइनस k पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2, 3/4 k पाई r स्क्वायर x1। k पाई r स्क्वायर बाई 4 से k पाई r स्क्वायर बाई 4 क्रॉस हो गया, r से r क्रॉस हो गया, तो x1 इज इक्वल टू माइनस r बाई 3x1 बाई 2, तो x1 इज इक्वल टू माइनस r बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस r बाई 6। ये जो है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में r/2 डिस्टेंस, r/6 डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इस साइड में होगा, और ये डिस्टेंस होगी r/6। तो r/6 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके टॉपिक्स होंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। थैंक यू।